अस्सलाम वालेकुम खुरम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए क्योंकि आवाज़ नहीं जाएगी इसके अंदर ना, क्योंकि माइक लगा हुआ रही है। अतावी कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा अतावी, डिस्कशन ये चल रही थी मेरी और खुरम की कि हम लोग ये होंडा सिविक जो आपके पास लेके आए हैं, तो इसकी हम लोगों ने ट्यूनिंग करानी है। खुरम के लिए फ़र्स्ट टाइम था कि खुरम आपके पास आया है और इससे हाँ मेरे रेफरेंस ही है। तो आज तक तो ये हुआ कि मतलब एक आम बंदे के पास गए, कैटालिटिक का पता कौन नहीं, थ्रॉटल बॉडी चलो हर बंदा ही साफ़ कर लेता तकरीबन। तो जनरल हम ख़र्चा अगर बताया जाए कि यार अगर फ़र्ज़ किया 1.8 सिविक है या 1.3 सिटी है, तो क्या क्या है इसके अंदर बेसिक जो हम पैरामीटर्स कैसे देखते हैं और क्या है क्या नहीं है? अभी आपने मेरी गाड़ी को सेंसर लगाया था तो सबसे पहले तो उसको स्कैन करके देखते हैं कि उसकी फ्यूल ट्रिम डाटा कैसा चल रहा है। ठीक है। उसको कैटालिटिक कन्वर्टर के टेम्परेचर्स वगैरह देखे जाते हैं, तो उससे फिर हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि उसको सर्विसिंग की ज़रूरत है या नहीं। अगर तो आपकी फ्यूल ट्रिम डाटा बहुत ज़्यादा वे ऑफ चल रहा है, तो फिर हम उसको फिक्स करते हैं कि वो उसमें किस किस्म के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो फिर सबसे पहले इन गाड़ियों में इसकी ऐसा नहीं होता कि जस्ट आप मैकेनिक के पास जाएँ, जाके आप जनरल ट्यून अप वगैरह करवाएं। उनमें आप सबसे पहले पैरामीटर्स को एनालाइज करें। हो सकता है आप गाड़ी को विद इन सिटी ड्राइव कर रहे हो तो आपको इकॉनमी ना मिल रही हो, तो आप जब पैरामीटर चेक करेंगे तो अगर पैरामीटर्स बिल्कुल स्टेबल हैं तो फिर गाड़ी को लॉन्ग रूट पे ले जाएं। जिस तरह मैं अभी घर से निकला हूँ ना, तो मेरे भाई ने कहा यार तेरा आरपीएम बिल्कुल 800 750 पे स्टेबल है, कोई वाइब्रेशन नहीं, तू पागल है जा रहा है ना। तो पॉइंट ये है कि आपने फ्यूल ट्रिम्स देखे, तो फ्यूल ट्रिम शॉर्ट होते हैं या फ्यूल ट्रिम इसमें फ्यूल ट्रिम डाटा जो होता है वो बेसिकली आपके जो फ्यूल मिक्सर बर्न ऑफ होके जा रहा है, ऑक्सीजन सेंसर उस मिक्सचर को सेंस करता है कि ये कितने % इसमें ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है। बर्निंग होने के बाद तो वो ECU को बेसिकली बताता है कि क्या बर्निंग कंप्लीट हो रही है या फ्यूल बहुत ज़्यादा रिच आ रहा है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ECU जो डिसाइड करता है कि फ्यूल को ज़्यादा करना है या कम करना है। ECU इसका कंप्यूटर जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हर गाड़ी में जो है वो आपका सिस्टम जो है वो ख़राब हो। अक्सर ये भी होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर ट्यूनअप के मिसाइल आ जाते हैं। ट्यूनअप के मिसाइल हम ट्यूनअप इसको कहते हैं कि थ्रॉटल गंदा हो गया, एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, मैस एयर फ्लो सेंसर का प्रॉब्लम, मैफ सेंसर हो गया। उसके अलावा आपके फ्यूल इंजेक्टर्स भी हो जाती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई माइलेज गाड़ी चली हो तो फिर ये चीज़ें खराब। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी लो माइलेज चली हुई है तो फिर इन चीज़ों को चेंज करने की, इन चीज़ों को जिस तरह मैंने जिस मेजर साहब से ली ना, उसने कहा कि यार मैंने ना हमेशा होंडा से मेंटेन कराई है ना, तो मैंने कहा सर कभी आपने इसका इनटेक मैनीफोल्ड साफ़ कराया है, कभी जो है आपने इसका जो क्या कहते हैं कैटलिटिक साफ़ किया है? तो अभी आपका वो मैकेनिक कह रहा है कि इसका कैटलिटिक आज तक खुला ही नहीं है ना। हालांकि आरपीएम स्टेबल, एवरीथिंग इज़ वेरी वर्किंग फाइन। तो पॉइंट ये है कि माशाल्लाह जो आप लोगों ने कंप्यूटर से चेक किया, तो कैटलिटिक का क्या आपको इंडिकेशंस? देखिए ओवर द टाइम ये होता है कि जो लोग बाज़ लोग कहते हैं कि हम होंडा से अपनी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, और होंडा से मेंटेन बाज़ लोग ऑयल चेंज को भी मेंटेनेंस बोलते हैं। यही कहिए, ऐसे ही है। तो एक होती है जनरल सर्विस, एक होती है कॉम्प्लिकेटेड सर्विस जिसके अंदर आप सारी चीज़ों को खोलते हैं और उसके बाद उसको सर्विस करते हैं। अब अगर अब कोई भी फैक्ट्री है या इवन मैं भी हूँ, तो अगर मेरे पास भी कोई क्लाइंट आएगा तो सबसे पहले मैं उससे यही पूछूंगा कि आपकी गाड़ी की इकॉनमी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, आरपीएम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अगर एक बंदा जनरली वो कहता है कि अनस्टेबल है, आरपीएम अनस्टेबल है, तो फिर हम उन चीज़ों को देखते हैं कि ठीक है इसको हम थ्रॉटल सर्विस करें और बाकी चीज़ों को देखें। अगर एक गाड़ी के अंदर थ्रॉटल भी बिल्कुल मेंटेन्ड है, आपका आरपीएम मेंटेन्ड है, थ्रॉटल साफ़ है, और उसके बाद भी आपको नॉर्मली ड्राइव करते हुए आपको हेजिटेशन फील होती है, तो फिर हम बाकी पैरामीटर्स को देखते हैं। तो जनरली हम लोग भी ओवरलुक करते हैं, और अगर गाड़ी ठीक चल रही है तो हम बेवजह उसको नहीं खोलते। तो एक गाड़ी का पहला और आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस तो एयर फिल्टर ही होता है। अगर आपका एयर फिल्टर हेल्दी है और बहुत ज़्यादा डस्टी नहीं है तो आपको ट्यूनअप से आप बच सकते हैं ईजिली। आप होंडा के केसेस के अंदर आप इवन 70,000 to 80,000 किलोमीटर तक भी उसको सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्पार्क प्लग ऑलरेडी। लेकिन एक जनरल क्वेश्चन ये है कि कैटालिटिक जिस तरह है, ये कितने अर्से बाद साफ़ करा लेना चाहिए? देखिए मैनुअल एज ऑटोमोटिव एक्सपर्ट कैटालिटिक कन्वर्टर को ये हम पाकिस्तान में साफ़ करते हैं। हाँ, क्योंकि फ्यूल गंदा है हमारा। फ्यूल के अंदर जो है वो मैग्नीशियम और ये कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है तो क्लॉगिंग आ जाती है। ऐसा ही है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको वंस इन अ वीक हाईवे पे ले जाएं गाड़ी को, और गाड़ी को अगर मैनुअल ट्रांसमिशन है तो थोड़ा सा गाड़ी के जो गियर्स हैं वो अग्रेसिवली शिफ्ट, हाँ रेव्स दें उसको। ठीक है। तो कैटलिस्ट के खुद भी एक बर्नर यूनिट हम उसको कह सकते हैं, तो वो बर्नर यूनिट तभी एक्टिवेट होता है जब उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलेगा। तो अगर तो आपका शॉर्ट ट्रिप ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है, जैसे आप सुबह
दफ्तर के लिए निकलते हैं घर से 10-15 किलोमीटर पे जाके बहुत सॉफ्ट पैडल से ड्राइव करके जाते हैं तो कैटलिस्ट बर्न ऑफ ही नहीं होता। सही कह रहे हैं। वो बर्न ऑफ जब नहीं होगा तो वो उसके अंदर किसी किस्म के डिपॉजिट्स जब आएंगे तो वो डिपॉजिट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो एक तो तरीका ये है कि हेल्दी रखने का, वंस इन अ वीक आप थोड़ा सा गाड़ी को एग्रेसिव चलाएं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा विद इन सिटी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा तो वीक में ये करें। अगर आप लॉन्ग रूट ट्रैवलिंग कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, यानी कि आपकी गाड़ी रोज़ाना हाईवे पे चलती है और एक लंबे टाइम के लिए चलती है तो 50, 60, 100 किलोमीटर तक कॉन्टीन्यूस आप जाते हैं तो फिर कैटालिटिक कन्वर्टर 2-2 लाख किलोमीटर भी ड्रॉप। और अगर फ्यूल भी अच्छा डाल लें फिर तो डेफिनेटली आपकी कैटालिटिक को ऐसे प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। तो अब वैसे अगर जैसे हम कैटालिटिक साफ़ कराने तो उसका एक खर्चा क्या है? क्योंकि मैं अपने ये जो हमारा कज़न है खुरम, इसको बताना चाह रहा था कि आपके एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। बेसिकली मैं ये वीडियो सिर्फ खुरम के लिए बना रहा था कि यार कि आपके एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे कैटालिटिक हम कर रहे हैं तो किस तरह मतलब। देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर और आपका और होंडा में डिफरेंस क्या है कि आप क्या चीज़ से साफ़ कर रहे हैं, होंडा वाले किस चीज़ से साफ़ कर रहे हैं, कोई डिफरेंस है इसके अंदर? देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर का यूनिवर्सली कोई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है साफ़ करने का। अगर हम अपनी ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री के अंदर देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड तो जहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर क्लॉगिंग का वर्ड इस्तेमाल होगा वहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर को रिप्लेस करते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में चूँकि एमिशंस की इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है तो हम लोग जो है वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स को बहुत से तरीक़ों से साफ़ करते हैं। अब होंडा जो पाकिस्तान है, होंडा एटलस है, उनके पास भी कुछ स्पेसिफिक वे नहीं है उसको कैटालिटिक को साफ़ करने का। आप जाएंगे कभी वो एयर ब्लो कर देंगे, कभी उसको स्क्रैच ऑफ कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा वो परमानेंट रेसिड्यू है तो उसको स्क्रैच ऑफ करेंगे, ब्रश से साफ़ करेंगे। ये प्रोसीजर नहीं है। तो यूजुअली मार्केट के अंदर तो अब केमिकल्स भी अवेलेबल हैं, कैटा वॉश के नाम से आता है, और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कैटालिटिक कन्वर्टर को साफ़ करती हैं। तो हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं इसको अल्कोहलिक पर्जिंग कहते हैं। ठीक है। इसमें ये होता है कि नॉन कॉन्सनट्रेटेड अल्कोहल होता है, डाइल्यूटेड अल्कोहल की एक कॉन्सेंट्रेशन होती है जो हम डिस्टिल वाटर के साथ यूज़ करते हैं और उसको हम जो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें डालते हैं तो वो जितने रेजिड्यूज़ होते हैं उनको अब्जॉर्ब करके साथ अपने ले जाता है। उससे ये होता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर के जो प्रेशियस मेटल्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते, जैसे प्लेटिनम है, कैडमियम है। नॉर्मली मार्केट के अंदर तो ये भी ट्रेंड है कि लोग इसमें एसिड डालते हैं बाथरूम क्लीनर। ऐसा ही है। और बाथरूम क्लीनर से ये होता है कि जो प्रेशियस मेटल की कोटिंग हुई होती है आपका एक जो, अगर आप कैटालिटिक कन्वर्टर को जनरली देखें तो वो एक हनी कॉम की तरह का एक स्ट्रक्चर है। ऐसा ही है। पूरा 6 इंच या वो जहाँ टूट जाता होगा एसिड से। वो एसिड से टूटता नहीं है बेसिकली। वो बेसिकली होता ही है कि एसिड जो है ना वो इरोड करता है, इरोड कर देता है, इरोडिंग तेज़ हो जाती है। और उसके बाद ऊपर से जुल्म ये होता है कि वो एसिड को प्रॉपर्ली फ्लश आउट नहीं करते। ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हम हाई प्रेशर फ्लशिंग करते हैं कैटालिटिक्स की और DPFs की तो उसके बाद हम वाटर फ्लश करते हैं। यहाँ पे मैकेनिक को फिर डर लगता है कि इसमें पानी खुला नहीं डालना, तो वो एसिडिक जो कंटेंट है वो उसके अंदर ही रहता है और ऊपर से हम फिर इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। अब इंजन जब स्टार्ट होता है तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी गैसेस भी आ रही हैं और उसके साथ टेम्परेचर भी आ रहा है और हाईएस्ट एग्जॉस्ट टेम्परेचर्स भी होते हैं। उसकी वजह से एसिड जो है वो रिएक्ट करता है कैटालिटिक कन्वर्टर की एलिमेंट के साथ और वो आपको अक्सर फील होता है कि वो बिल्कुल चिपक गया है या वो जमा होकर एक थैली सी बन गई है। वो इस वजह से रोड होता है। अगर लोग एसिड के साथ भी उसको सर्विस करें और उसको प्रॉपर्ली फ्लश करें तो काम करते हैं। तो वैसे इसके चार्जेस क्या होंगे था भाई जो ये आप कर रहे हैं? पर्जिंग जो है हम लोग जो होंडा सिविक ये रिबॉन वगैरह है इसके मैक्सिमम हम लोग 4000 चार्ज करते हैं सुपर स्पेस 4000 चार्ज हो रहे हैं। और कैटालिटिक का और उसका ट्यून अप करने का वो जो आपने किया हुआ है? ट्यून अप के अंदर इसके 2-3 किस्म के फेजेस होते हैं। जैसे आप थ्रॉटल सर्विस करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक गलत ट्रेंड ये है कि आप जस्ट एक्सीलरेटर पैडल को प्रेस करते हैं, थ्रॉटल के अंदर खुद कर लेते हैं, ऐसा ही है। तो आप वो खुद से DIY करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि आपका इंटेक सारा ख़राब हो जाता है। होता ये है कि आप जो रेजिड्यूज जो कचरा है वो इंजन के अंदर पुश कर रहे हैं इंटेक मैनिफोल्ड में, हाँ। फिर आप इंजन स्टार्ट करते हैं वो थोड़ी देर रफ करते हैं। ये वो तरीक़ेकार हैं, ये वो अडॉप्टेशन लोग करते हैं बाहर के ममालिक में जो प्रॉपरली मेंटेनेंस सर्विसेज नहीं परफॉर्म कर सकते। तो घर पे वो ये टोटके करते हैं चलो हमारी गाड़ी थोड़ा सा ये चल जाएगी। तो प्रॉपर प्रोसीजर ये आप उसको रिमूव करें और उसके बाद आप उसे देखें और देखने के बाद आप देखें कि रेजिड्यूज बहुत ज़्यादा है, ऑयली कंटेंट, क्योंकि PCB सिस्टम एक्टिव होता है और वो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है इनटेक मैनिफोल्ड के साथ, तो ऑयली कंटेंट उसमें होता है। कोई भी दुनिया का ऐसा इंजन नहीं है। इस प्लग के बारे में क्या है था भाई? स्पार्क प्लग की वैसे अगर जनरली हम देखें तो ये अगर आप टिप इसकी देख सकें तो ये पॉइंटी है, तो ये इंडिकेट करती है कि द प्लग इज़ गुड। अच्छा अब आपने इसको हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि इसको ये ब्रश मार के रगड़ा जाता है। तो ये चूंकि इरिडियम प्लग है तो इस टिप के ऊपर ही कोटिंग हुई होती है। ये डबल टिप है, सादा वाला टिप है? ये सिंगल टिप है, ठीक है। सिंगल टिप प्लग है, लेज़र इरिडियम है और लेज़र इरिडियम है और ये ठीक है।
ठीक है। गुड इन कंडीशन। और आप इरिडियम स्पार्क प्लग या किसी भी स्पार्क प्लग को हाथ में पकड़ के जज नहीं कर सकते कि हाँ, लोग नॉर्मली होते हैं यार ये जो जलना स्टार्ट हो गया यार, ख़राब हो गया। ये जो आपका अक्सर स्पार्क प्लग्स यहाँ से बर्न ऑफ हो रहे हाँ, होते हैं, हाँ। तो ये जो सिरामिक का ये बना हुआ है, हाँ, हाँ। ये बेसिकली फिक्स हुआ हुआ है नीचे ऐसा ही प्रेस के है। साथ। तो आपके ये जो एरिया है स्पार्क प्लग का, इसके अंदर से जो भी, क्योंकि कंबस्टन हो रही है तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी है, तो वो थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ से आ जाता है बाहर। ऐसा ही है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। नॉर्मल डिस्चार्ज है इसका। ये नॉर्मल, हम इसको कोई मसला खराब नहीं है क्योंकि होंडा का मैनुअल भी कहता है तकरीबन 1.5 लाख पे चेंज करना है शायद प्लग iridium को। कोई भी स्पार्क प्लग है, आपने खोल के ब्रश से साफ नहीं करना। आप गाड़ी को हाई आरपीएम पे रेव करें, ड्राइव करें, ये ऑटोमेटिक। और एक वो मशीन भी आती है जिसके अंदर वो जो उसके अंदर उसमें बेसिकली होंडा वालों के पास पड़ी होती है, ब्रश ही लगा होता है, तो just थ्रो कर रही होती है, उसमें लगाते हैं, सैंडिंग कर रही होती है शायद। तो वो बेसिकली वो भी ब्रश का ही काम है। तो अगर आप मैनुअल ब्रशिंग करें या मशीन से करें, ये इरिडियम के रोड होता है, ठीक है। इसको साफ नहीं करना चाहिए। अब इस कंडीशन में हम इसको सिर्फ एनालाइज करेंगे, देखेंगे और गाड़ी में वापस लगा देंगे। और इसको साफ़ करने का प्रोसीजर ये है कि आप हाईवे पे जाएं, एक कॉन्सेंट्रेटेड आरपीएम जैसे 25-3000 आरपीएम, उस पर आप कंटिन्यूसली ड्राइव करें, ये साफ़ हो जाए। ठीक है। इसकी सफाई का इतना मकसद तो बाकी भी देखेंगे सारे के सारे। बाकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, आपका कनेक्शन ठीक है। तो एक तो आपने कह दिया कि हमने थ्रॉटल बॉडी साफ़ कर दी, दूसरा ट्यूनअप के अंदर, जनरल ट्यूनअप के अंदर ट्यूनअप के अंदर आप इनटेक मैनिफोल्ड को देखें, क्योंकि बाज़ लोग जो है वो एयर फिल्टर को साफ़ नहीं रखते, तो आपकी डस्ट जो है वहाँ से स्केप करके इनटेक मैनिफोल्ड में जमा और होती तीसरी चीज़ क्या होती है? और तीसरी चीज़ आपका पीसीबी सिस्टम होता है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं पीसीवी स्टैंड फॉर पॉजिटिव क्रैंक वेंटिलेशन होती ठीक है है। इंजन के अंदर। जो आपकी कंबस्टन हो रही है, तो वो कंबस्टन का कुछ पार्ट एस्केप करके इंजन के अंदर भी जाता है। ठीक है। तो आपकी रिंग से एस्केप करके नीचे क्रैंक केस ठीक में है। आता है, वो एक प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है। अगर आप वो जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हमने कहीं ना कहीं रिलीज़ करवाना है। तो ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो एक स्पेसिफिकली एक वन आउटलेट वाल्व इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके इनटेक मैनिफोल्ड के वैक्यूम पे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो कि उसके अंदर से सक करता रहता है। तो वो जो पॉजिटिव वेंटिलेशन जो प्रेशर जनरेट होता है, वो उस वाल्व के थ्रू इंजन के अंदर सक हो जाता है। ठीक है। तो उससे ये होता है कि आपके इंजन के अंदर एक तो एक्सेसिव प्रेशर बिल्ड नहीं होता, और आपका एवेपोरेशन ऑयल जो है वो लॉसेज नहीं आते। ठीक है। अगर आप वो गैसेस का, अगर वो पीसीबी वॉल्व वहाँ पे मौजूद ना हो, तो उस जो पॉजिटिव जो क्रैंक केस के अंदर जो वेंटिलेशन प्रेशर बन रहा है, उसके साथ फिर आपका ऑयल भी उड़ के जाए। ठीक है। तो बाज़ गाड़ियों के सिनेरियो के अंदर ये होता है कि हमारे यहाँ अगर इनटेक मैनिफोल्ड खोला जाता है तो बहुत ऑयली होता है, तो लोग समझते हैं कि ये ऑयल नहीं होना चाहिए, हालांकि ये बात गलत है। ठीक है। ऑयल होना चाहिए। अगर ऑयल नहीं होगा तो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स एस्केप करके आ रहे हैं एयर फिल्टर से, तो हमारी अपनी गफलत की वजह से आ जाते हैं, तो वो वहीं पे इनटेक मैनिफोल्ड में स्टक नहीं होंगे, डायरेक्टली इंजन में जाएंगे और इवेंचुअली आपके इंजन को डैमेज करेंगे। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम करते हैं, इसकी सफाई वगैरह करते हैं, तो इसके तकरीबन चार्जेस क्या हैं आपके? मैनिफोल्ड वगैरह अगर खोल के इसकी थ्रॉटल बॉडी होगी बॉडी वगैरह, और उसका फिर कैलिब्रेशन भी है थ्रॉटल बॉडी की, और पीसीवी के अंदर मतलब नॉर्मली हर गाड़ी के अंदर ही कर रहे होते हैं। पीसीबी सिस्टम तकरीबन 99% गाड़ियाँ जिनके इंजन हेल्दी हैं, हाँ, उनका नहीं होता। सर्विस करने की हाँ, जरूरत हाँ। नहीं पड़ती। वो वो बिल्कुल बहुत। मेरा शुरू हुआ था जेल में बैठ लेके आया। तो ये आपका पूछना शुरू कर दिया। नहीं तो जेल बस एक जनरल टर्म है, मैं आपसे इतनी डिटेल नहीं पूछूंगा, डिटेल मेरे पास वीडियो में आ गई, मैं सिस्टर को दिखा दूंगा। नहीं तो सुन भी लेगा, ये सिर्फ तेरे नहीं है, इट इज टेक्निकल। आप सर काइंडली मुझे बता दें कि इस गाड़ी में सिर्फ ऑयल चेंज हुआ है, जिंदगी में कभी सर्विस नहीं 2009 सन की बात है। जिंदगी में सर्विस नहीं हुई सर। देखिए, सर्विस की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर इफ़ द इंजन इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन, फ्यूल इकॉनमी अच्छी है, आपका आइडल आरपीएम स्टेबल है, आप एयर फिल्टर को हेल्दी रख रहे हैं, तो ट्यून अप की जरूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम, जिस तरह मेरा भी फर्स्ट टाइम खुल रहा है, कैटालिटिक साफ़ कराना ही पड़ता है। एयर इनटेक मैनिफोल्ड क्योंकि विद टाइम वो बता रहे हैं, जिस तरह गन छंद आ जाता है टाइम के साथ साथ, वो साफ़ करना है। जनरल सर ये 3 चीज़ें ना, इसके खर्चे ही पूछा था ना, तो खदा भाई इसका कितना खर्चा होगा जनरल ट्यूनअप का? मतलब आप फर्स्ट टाइम देखेंगे, और ये मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बता दी है कि ये ट्यून अप कभी नहीं। देखिए, इकॉनमी पर लीटर ये क्या कंजम्पशन दे रही है? 13.5 हाईवे पे अभी वो मैंने की है एसी के साथ। 10-11। नॉर्मली करोला जो है वो 10-11 की माइलेज देती है। तो इसके सिनेरियो में अगर आरपीएम स्टेबल है, कभी फ्लक्चुएशन तो नहीं आती। मुझे नहीं आता। नहीं आरपीएम स्टेबल था इसका। एक्सेलरेशन में कोई लॉस तो नहीं है? ये इसको नहीं पता। ये जैसे आप गाड़ी नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं, आप 50-60 मिनट्स, मेरी गाड़ी में एक्सेलरेशन का लॉस था जो मैं आपको बता रहा था ना, वो लॉसेस तो उसमें है। वो था। अगर एक्सेलरेशन लॉस आप किसी गाड़ी में वो जज कैसे इसमें भी होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन लॉस ऐसे जज होता है कि अगर आप 20-30 मिनट्स तक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो बिल्कुल डेड कोल्ड स्टार्ट से अगर आपने गाड़ी को चलाना शुरू किया, तो आप फील करते हैं कि एक्सेलरेशन बहुत बेहतरीन है।
इंजन ठंडा होता है, वो फ्यूल मिक्सचर भी रिच होता है, तो आपको फीलिंग आती है कि इंजन टॉर्क अच्छी बना रहा है, लाइट से थ्रॉटल पे रिस्पॉन्स कर रहा है। अब होता ये है कि आप जब 20-30 मिनट्स या 40 मिनट्स की ड्राइव करते हैं, आप अगर ये फील करना शुरू कर दें कि डेड कोल्ड स्टार्ट पे जो जैसा रिस्पॉन्स था अब वैसा नहीं है, गाड़ी को मुझे थ्रॉटल को ज़्यादा पुश करना पड़ा, तो दैट इंडिकेट्स एक्सेलरेशन लॉस हो रहा है। तो अगर आपका वो फीलिंग जस्ट लाइक डेड कोल्ड के बाद जैसे स्टार्ट करने के बाद जैसे वार्म अप में थी और अभी भी एक्सेलरेशन वैसी है, देयर इज नो नीड टू सर्विस। और हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक फिल्टर आप हेल्दी रखें, गाड़ी को 70-80 हज़ार लाख कह रहे हैं कि सर्विस की जरूरत नहीं, मेरे पास आई नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मैं ड्रिव करूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हाँ, कहते हैं कि वरना मैकेनिक्स अपनी शॉप की तो मैं गाड़ी की छोड़ के क्यों गया था इनके पास, मुझे पता था यार ये ऐसी नहीं छेड़ेंगे, मतलब ये पहले एनालाइज करेंगे। एग्रेसिव शॉप था कि आपको सर्विस दे सकते, हाँ जबकि मैं करवाना चाह रहा हूँ। हम तो वह भी है ना, अगला बंदे को पता होता है यार कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे चली है। लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगा टाइम के साथ। हाँ हाँ इंशाल्लाह। चला था भाई, ये सारी बातें अच्छी थी। मैं तो इसको एक्चुअली सिर्फ ये बताना चाहता खर्चे कितने, वो बाहर उनसे पूछा था, उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा उस्ताद जी बताएंगे सिर्फ अंदर। ये है कि लोग जो है ना फॉल्स ट्यून अप ज़्यादा कराते हैं, पाकिस्तान में एक ट्रेंड। अच्छा, इसके कितने हो जाएंगे जो थ्रॉटल इनटेक और हमने कर लिया है, दूसरा जनरल ट्यून अप के कितने चार्जेस होंगे? किस गाड़ी का? सिविक के सिविक का बहुत ज़्यादा हो तो 4000 उसकी 4000 पहले, कैटालिटिक के 4000 ये हो गए, 8000 हो गए। और इसके अलावा हम तीसरी चीज़ क्या करेंगे इसके अंदर? इसमें और तीसरी चीज़ कोई भी नहीं, कैलिब्रेशन होंगी, क्योंकि होंडा में जो है वो आपको आइडल लर्निंग करवानी पड़ती है। ठीक है, कोरोला, टोयोटा, उसके जितने वर्जन है उसमें लर्निंग नहीं करवाई। आइडल लर्निंग कोई नहीं होती है। तो ये है कि आप जो भी गाड़ी, जिस भी गाड़ी का ट्यून अप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्यून अप का वर्ड हमारे यहाँ पे एक बहुत कॉमन हो गया है, हालांकि देयर इज़ नो वर्ड एज ट्यून अप। आप जनरली चीज़ों को देखते हैं तो सबसे पहले पैरामीटर्स देखें, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन। अगर आप कार इंथुजियस्ट हैं और आप गाड़ी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन में एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, डोंट गो फॉर इट। जनरल मेंटेनेंस करें, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल। और हमारे यहाँ पे एक ये भी ट्रेंड है कि गाड़ी अगर 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर चल गई है तो सबसे मोटा तेल डालो। ये सबसे बुरा ट्रेंड है, ये इंजन को तबाह कर देता है। अब एक और चीज़ जो कैटालिटिक कन्वर्टर से रिलेटेड है इन गाड़ियों के अंदर, वो ये है कि जो इंजन ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी कंपैटिबल विद योर कैटालिटिक कन्वर्टर। वो उसके अंदर ग्रेडेशन के अंदर कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कैटालिटिक फ्रेंडली होगा। अब जैसे अगर हम पुराने मॉडल की गाड़ियों की बात करें, उसमें API, SM, SJ वगैरह डलता था तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स को किल करता था, क्लॉग करता था। ठीक है, अब नई टेक्नोलॉजी है, API SN प्लस भी आ गया, API SP प्लस भी आ गया। तो ये सारे ऑयल जो है होना ब्रांड का चाहिए। अब ये ऐसे नहीं है कि डब्बे के ऊपर जस्ट प्रिंट हुआ हो। और बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन के इंजन्स के लिए आपकी विस्कोसिटी बहुत लो रहेगी। और उसके साथ वो एक और टर्म इस्तेमाल होती है आजकल की, बहुत ही लोएस्ट RPM के ऊपर वो हाईएस्ट गियर में शिफ्ट करता है इकॉनमी अचीव करने के लिए। तो उसमें लॉस ये होता है कि उसमें माइनर सा पिंगिंग या नॉक आता है। तो वो आपका इंजन ऑयल है जो प्रोटेक्शन देता है, वो TGDI सपोर्टेड होना चाहिए, या उसके अंदर एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं प्री स्पार्क डेटोनेशन प्रोटेक्शन। तो आप अगर इंजन ऑयल उसको सपोर्ट करता है तो आपको जल्दी सर्विस की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है। और हम तीसरी चीज़ की फ्यूल इंजेक्शन भी देखेंगे ना, भूल गया था मैं। अपनी गाड़ी में फ्यूल इंजेक्टर्स को देखेंगे, फ्यूल इंजेक्टर्स को देखेंगे, इस वजह से देखेंगे कि वैसे नॉर्मली फ्यूल इंजेक्टर्स ख़राब होने के सिम्टम ये है कि आपकी स्टार्टिंग लंबी हो जाएगी, आपकी गाड़ी रफ आइडलिंग करेगी, स्पेसिफिकली मिसिंग करेगी, आप अगर फ्यूल इकॉनमी डिग्रेड हो जाएगी, इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी। और ये वो सिम्टम्स हैं जो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में आते हैं, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा नहीं देखते पुराने इंजन में। ऐसा ही है जो गाड़ियाँ pre-2000 मैन्युफैक्चर्ड हैं, तो हमारे पास। और मेरा ख्याल है आपकी ये वाली मशीन है जिसके अंदर आप लोग जो है ना, मतलब इसके देखते हैं फ्यूल इंजेक्टर की क्लीनिंग चेक करते हैं। एक इसके वो स्पेसिफिक होती है, ज़ाहिर बात है हर गाड़ी के एक अपने वो पैरामीटर्स होते होंगे कि इतना मेंटेन करता है। इसमें हम फ्लो देखते हैं, अगर ऑल द इंजेक्टर्स आर इक्वली वो फ्लो फ्यूल का दे रहे हैं डिफरेंट RPMs के ऊपर, दे आर गुड टू गो। चलिए एक मैंने सॉल्व करता हूं। हाँ मतलब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ हाँ, ऑयल पे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, वो लिखा होता है कि 10, 40 और नॉर्मली 10W। किसी इस ऑयल पे देखें 5W30। हाँ ठीक है। हाँ, ये क्या इंडिकेट है? W क्या है? कुछ लोग कहते हैं टेम्परेचर है कि मतलब जिसका 10-30 होता है उस पर कहते हैं लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें। आपने जो बात की है कि बेशक 1 लाख भी हो वो चला और वो 20-40 डालना शुरू कर, जी वो गलत कर देते हैं। बेसिकली ये तो विस्कोसिटी इंडेक्स है, और विस्कोसिटी इंडेक्स में जो W से पहली वाली फिगर है वो आपकी डेड कोल्ड स्टार्ट पे ऑयल का फ्लो रेशियो होती है। फॉर एग्जांपल आप अगर हम लोग 0 डिग्री टेम्परेचर पे आ जाएं
तो हम कंपैरिजन ये कर लेते हैं कि 10W30 जो कि एक्सटेंडेड ऑयल मार्केट में इस्तेमाल होता है, टोयोटा होंडा सारे करते हैं, और एक 20W50 इंजन ऑयल है। तो अब W से पहले जो 10 है ये उस मैस को इंडिकेट कर रहा है कि डेड कोल्ड स्टार्ट पे आपका ऑयल फ्लो कितनी जल्दी ऑयल जो है आपका सर्कुलेट होकर आपके पार्ट्स तक पहुंचेगा। जितनी W से पहले वाली वैल्यूज़ कम होगी उतनी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। अब जो W के बाद वाली जो वैल्यू है, चाहे वो 30 है, 20 है या 50 है, तो जितनी वैल्यू आप बढ़ाएंगे उतना उसका फ्लो वो रेजिस्ट करेगा हाईएस्ट टेम्परेचर पे, उतना ज़्यादा वो विस्कस रहेगा कि और अपनी वो ऑयल की विस्कोसिटी को लूज़ नहीं करेगा। और फॉर एग्जांपल 0W20 इंजन ऑयल है तो उसका डेड कोल्ड स्टार्ट पे वो पेनिट्रेशन या उसका फास्ट करेगा और जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो इंजन का टेम्परेचर आप अचीव कर रहे हैं उस पे उसकी विस्कोसिटी जो W के बाद जो 20 की जो वैल्यू है उस 20 पे स्टेबल रहेगी, उससे आगे ओवर एक्सीड नहीं करेगी, वो यानी कि पतला होगा। और आपका जो नहीं, आप इसको डिग्री सेल्सियस नहीं कह सकते क्योंकि वो डिफरेंट परफॉर्म करता है। ये इंजन ऑयल का वेट रेशो है। तो अगर आपका वही कंपैरिजन अगर आपका 0W50 होगा तो वो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा विस्कस होगा, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा होगा 0W20 की कंपैरिजन में। तो अब जैसे ये जितनी नई गाड़ियाँ हमारे यहाँ पे हैं ये इनका रिकमेंडेशन 5W30 या ज़्यादा से ज़्यादा 10W30 से ज़्यादा ओवर एक्सीड नहीं करती, चाहे वो कोरोला है, होंडा है। तो हमारे यहाँ पे गलत ट्रेंड है कि 1 लाख किलोमीटर के बाद 20, जिस तरह हमारे यहाँ सुजुकी वाले नई वाली ऑल्टो VXR में डाल रहे हैं 10-40, हालांकि जापानी में 020 आ रहा है। ये अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो वो इंजन के मैकेनिज्म के अंदर बिल्ड टॉलरेंस भी होती है, क्लियरेंसेस होती हैं। जैसे ये अब इंजन का इंटरनल स्ट्रक्चर है तो जापानी की भी R06 इंजन है, इसका भी R06 है। नहीं, देखें डिफरेंट बिल्ड सेटअप होता है। अब जापानीज़ को अगर हम देखें तो जापानीज़ बहुत ज़्यादा जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा टाइट क्लियरेंस पे चल रहे होते हैं। पिस्टन टू बोर जो क्लियरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो टाइट है। अगर हम थाउजेंड्स की बात करें तो 0.5 ऑफ इंच है उसकी क्लियरेंस। पाकिस्तानी वर्जन जो है ये इसकी क्लियरेंसेस थोड़ी सी लूज़ होती हैं। अब जितनी क्लियरेंस एक इंजन के अंदर, अब मैकेनिज्म ऑयल का समझने का ये है कि जितनी आपकी इंजन की इंटरनल पार्ट्स की क्लियरेंस लूज़ होगी आपको उतना ज़्यादा विस्कस ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि नॉइज़ भी ना आए और आपको किसी किस्म का वो आपका फ्रिक्शनल डैमेज ना हो। ठीक है। अब JDMs की हम बात करें तो JDMs चूँकि इकॉनमी को बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड पे उन्होंने रखा हुआ है और एमिशन वैल्यूज़ उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो उतनी स्ट्रिक्ट एमिशन वैल्यूज़ को अचीव करने के लिए क्लियरेंसेस बहुत ज़्यादा टाइट रखनी पड़ती हैं। ठीक है। अब उन इंजन्स के अंदर अगर आप वो स्पेसिफिकली 0W20 के लिए डिज़ाइन किया गया तो उनकी क्लियरेंसेस उतनी ही टाइट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। ठीक है। तो उसमें अगर आप 0W20 इंजन ऑयल रिकमेंडेड है और उसमें आप 10-40 डाल रहे हैं तो आप उसका बेड़ा गर्क करेंगे। और अगर 10-40 जैसा पाकिस्तानी सुजुकी है उसकी 10-40 रिकमेंडेशन है। इवन पाक सुजुकी ने कोई R&D करके रिसर्च करके ही उन्होंने ऑयल रिकमेंडेशन दी है और फिर उसके बाद उन्होंने उस पर वारंटीज़ और सब चीज़ें देनी शुरू की हैं। तो अगर आप उसमें 020 यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपका इंजन नॉइजी हो जाता है। बहुत से लोग एक्सपीरियंस तो उसमें यह है कि आप उस गाड़ी में तजर्बा ना करें, उसमें आप उसको जो हाँ उसमें आप ब्रांड अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पाक सुजुकी मेरे ख्याल से कैल्टेक्स का यूज़ कर रही है या टोटल का यूज़ कर रही है, ठीक है, तो आप उसमें कोई अच्छा ब्रांड ले लें। वेल्वोलिन ले सकते हैं, वेल्वोलिन ले सकते हैं जो कि API रेटिंग्स भी उसकी अच्छी हैं, ऑयल ड्रेन इंटरवल भी अच्छा है और स्लज बिल्डअप को भी रेजिस्ट करता है हाईएस्ट टेम्परेचर पे, उसके एंड बहुत अच्छी हैं। एक्विमॉल यूज़ कर सकते हैं और ब्रांड्स यूज़ कर सकते हैं। तो उन इंजन्स में आप तजर्बे ना करें। अब हमारी पाकिस्तानी जो करोला है वो उसमें 2NZ का इंजन इस्तेमाल होता है, तो वही JDM भी उनमें गाड़ियों में भी 2NZ आता है। तो हमारी जो टोयोटा है वो स्पेसिफिकली एक स्टैंडर्ड ऑयल 20W50 और 10W30 चलाती है। तो वो अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी भी ले जाएं तो जनरल टेक्नीशियंस वहाँ पे उनको नहीं पता होता, वो कहते हैं कि आप 2050 यूज़ करें क्योंकि उनका एक ट्रेंड है, उनको एक सेल टारगेट दिया गया है। तो अगर वो खुद से टेक्नीशियंस तो होते नहीं हैं, इंजीनियर्स तो होते नहीं हैं, सर्विस एडवाइज़र्स भी जो हैं। इन शॉर्ट ये कि जो कंपनी रिकमेंड कर रही है उसके अंदर आप जो है ना रह के खेलें। 20-50 अगर पहले से चलता आ रहा है और आप 10-40 में डालेंगे तो ऑयल खाना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पिस्टन उस हिसाब से कर चुके। ऐसा नहीं है, नहीं होगा ऐसा। आपका इंजन
फॉर एग्जांपल हम होंडा की बात करते हैं, होंडा का इंजन स्पेसिफिकली डिज़ाइन है 5W30 के लिए, ऐसा ही है। मैक्सिमम विस्कोसिटी 10W30 है। अब आपसे गलती से एक दफ़ा 20-50 डाल गया, एक दफ़ा डाल एक दफ़ा 2 दफ़ा, लेकिन एक बंदा काफ़ी अरसे से डाल रहा है। उसमें कोई मसला नहीं होता। अगर बिल्डअप, अगर स्लज बिल्डअप नहीं हुआ और इंजन इंटरनली डैमेज नहीं हुआ, वो हम गाड़ी के अंदर ऑयल डालने लगे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। वीडियो बनाए। अच्छा अच्छा। तो अगर इंटरनली इंजन डैमेज नहीं हुआ तो आप रिवर्ट कर सकते हैं, ऐसा अच्छा। कोई मसला नहीं है कि आपने 20-50 डाल दिया तो अब उसी पे चलेगा। आप उस अगर ऑयल कंज्यूम नहीं हो रहा, अब इसमें की एस्पेक्ट ये आता है कि अगर आपकी गाड़ी ऑयल कंज्यूम नहीं देखते कर रही, रहें साथ साथ। देखते रहें, चेक करते रहें। ऑयल ड्रेन इंटरवल आपका 4000 किलोमीटर है तो 1000 एक्सटेंड कर दें अगर ऑयल का कलर साफ है, तो उसमें होगा ये कि 5000 पे ऑयल कंज्यूम नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑयल पे आप उसको 10W40 डाल लें, ये उन पुरानी गाड़ियों के लिए जो बहुत पुरानी है। अगर आपकी बहुत लेटेस्ट वर्जन है 2010 के बाद की गाड़ी है तो आप 1030 पे भी स्विच बैक कर सकते हैं। आप उसको ऑब्जर्व ज़रूर करें, लोग ये करते हैं ऑब्जर्व नहीं करते और ऑयल कंज्यूम हो जाता है। अगर एक गाड़ी मेरे पास आए 20-50 पे चलने वाली, तो मैं सबसे पहले उसका स्मोक टेस्ट करता हूँ। अगर उसमें स्मोक आ रहा है तो इट मीन्स कि ये डिटोरिएट हो चुका है, उसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते। अगर स्मोक नहीं आ रहा तो मैं क्लाइंट्स को थॉरली गो एट देता हूँ, गो फॉर 10W30, इफ समथिंग गोज रॉन्ग आई एम रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन होना साथ बहुत ज़रूरी है, सही आप खुद है। से तजर्बे ना करें। बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए ताबी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना लंबा जो है ना तक भी गए होंगे, काफ़ी लंबा बोल गया, लेकिन कुछ आज जो है ना खुरम भी डेफिनेटली इससे बेनिफिट हुआ होगा और नेक्स्ट टाइम हमेशा किसी पढ़े लिखे मैकेनिक का जो है ना वो करेगा। थैंक यू खुरम।